जीवन साथी आने के बाद आप परम भाग्यशाली बन जाते हैं। तीसरी बात, जीवन की परिभाषा है सुख और दुख। और सुख मिलेगा, किससे मिलेगा? अगर सुख लिखा है तो किसी से भी मिल सकता है, लेकिन कुंडली में इसके लिए संकेत मिल जाता है कि व्यक्ति को सुख मिलेगा, इस व्यक्ति से मिलेगा। लेकिन उसका भाग्य बड़ा प्रबल होना चाहिए। हम आज जो आपके साथ बाँटेंगे वो ये है कि आपका भाग्य क्या कहता है? आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं? इसके लिए आप पूरा यह कुंडली वाला सूत्र समझ लीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली में भाग्य का स्वामी कौन है, यह आपको पहले देख लेना है। फिर ये देख लेना है कि भाग्य का भाव कौन-सा है। कुंडली में मूल त्रिकोण की स्थिति क्या है? केंद्र क्या है? मारक भाव कौन-कौन से हैं? इन सब पर आपको विशेष तौर से ध्यानपूर्वक अपने चित्त को आकर्षित करना होगा, तो आप समझ पाएँगे। तो कोई व्यक्ति अगर भाग्यशाली है, तो उसे धन से, पुत्र से, पत्नी से एवं परिवारजनों से सुख मिल ही जाएगा। बस इंसान भाग्यशाली होना चाहिए। अब ये भाग्यशाली होना एक बहुत टेढ़ी खीर है। पिछले जन्म में हमने जो दिया है, उसके माध्यम से भाग्य बन जाता है, और जो लिया है तो उसके माध्यम से दुर्भाग्य बन जाता है। जन्म कुंडली में जो भाग्य भाव है, वो चमत्कारिक रूप से जो ये भाव है, 9th हाउस, ये भाग्य भाव कहा जाता है। और यहाँ जो राशि होगी, उस राशि के स्वामी को भाग्येश कहा जाता है। अब यह सिद्धांत से आपको उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। अपनी कुंडली में आप देख लीजिएगा, यदि ऐसी अवस्था में आपके भाग्य का स्वामी बैठा है, तो आप भाग्यशाली हैं। दूसरी बात, हो सकता है आप भाग्यशाली नहीं हैं, परंतु आपका जीवन साथी भाग्यशाली है। तो जीवन साथी आने के बाद आप परम भाग्यशाली बन जाते हैं। तीसरी बात, आपका जीवन साथी भी और आप भी भाग्यशाली हैं, तो कदाचित पुत्र भाग्यशाली ना हुआ तो आपके साथ आपकी पत्नी के मतभेद शुरू हो जाएंगे पुत्र जन्म होने के बाद। तो तीनों का भाग्य जीवन में साथ दे, संतान का, स्वयं का और स्वयं के जीवन साथी का, वो अवस्थाओं को आप समझ लेंगे, लेकिन जब सूत्र दिमाग में बैठाएंगे तब। इसके लिए हम एक लग्न ले लेते हैं, निर्धारित करते हैं। लग्न हम ले लेते हैं यहाँ पर कर्क। कर्क लग्न ले लिया। अब इसे हमें देखना है प्रैक्टिकल। ये आप जानते होंगे नंबर, इनको राशियां कहा जाता है। ये लग्न में कर्क हो गया, द्वितीय भवन में सिंह हो गया, यहाँ पर कन्या, यहाँ तुला, यहाँ वृश्चिक, ये 9 लिखा है। धनु हो गया, ये 10 लिखा है। मकर हो गया, 11 लिखा है। कुंभ हो गया, 12 लिखा है। मीन हो गया, और ये मंगल मेष राशि हो गई। ये वृष, यहाँ स्वामी शुक्र हैं,
और यहाँ मिथुन, यहाँ के स्वामी बुध हैं। अब भाग्य की अवस्था को हम देखते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं है। चमत्कारिक रूप से हम महाभाग्यशाली उस व्यक्ति को समझते हैं जिसका लगन धनु हो। यदि धनु लग्न होगा तो सूर्य भाग्येश बन जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको भी समझा देते हैं। सूर्य की एक ही राशि है सिंह और दूसरी राशि है कर्क। कर्क राशि यदि यहाँ आ जाती है तो वृश्चिक लग्न वाले बहुत भाग्यशाली बन सकते हैं, क्योंकि उनका भाग्येश एक ही होगा, वो होगा चंद्रमा। क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा की और कोई राशि नहीं है। बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं और दो दो राशियां जब होती हैं तो कोई ना कोई राशि अष्टम में चली जाएगी या छठे चली जाएगी। जैसे अब यहाँ मान लें, यहाँ भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन यहाँ पर ये छठे भाव का भी स्वामी है। तो इसलिए अगर हम बृहस्पति को भाग्य का स्वामी समझेंगे तो अर्ध सत्य होगा, क्योंकि छठे भाव का फल भी उसे प्राप्त होगा। इसलिए छठा भाव रोग, कर्जा और दुश्मन, ये सब चीजों का व्यवधान बनाने वाली राशि बन जाएगी। ये बात हो गई। परंतु यदि वृश्चिक राशि होती तो वो सिर्फ और सिर्फ नवम का स्वामी ही होता, चंद्रमा। अब यहां हम भाग्येश को लेकर के आपके साथ चलते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। यदि आपका बृहस्पति, मान लीजिए इसको मूल त्रिकोण कहा गया है और भाग्य स्थान कहा गया है। एक भाग्य का भाग्य होता है, वो नवम से नवम अर्थात पंचम भाव होता है। यदि पंचम भाव जागृत हो जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली से बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ सुखों की चर्चा की गई है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जब घर में माया, तीसरा सुख जब सुंदर नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो पंचम भाव भाग्य भाव का भाग्य भाव है। इसलिए ये तीन अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जन्म कुंडली में यदि इस जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति अस्त नहीं है तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, लेकिन बृहस्पति लग्न में आ जाए तो अत्यधिक भाग्यशाली होगा। सॉरी, ये बुध बन गया, हम इसे बृहस्पति में कन्वर्ट करते हैं, ये भाग्यशाली हो गया। अब देखिए, महाभाग्यशाली यदि यहां का स्वामी मूल त्रिकोणेश एक यहां आकर बैठ जाए, ये महाभाग्यशाली हो गया। क्यों? राजयोग का कारक भी हो गया। दसम भाव राज्य भाव है, पंचम भाव मूल त्रिकोण है। ये मंगल दो जगहों का स्वामी होकर के परम कारक हो गया, बृहस्पति के साथ मित्र के साथ बैठ गया। इसे कहा जाएगा भाग्यशाली। अब इस व्यक्ति को कोई भी सुख मिल सकता है, कोई भी सत्ता मिल सकती है। राज्य सत्ता, पद सत्ता, मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद, कुछ भी मिल सकता है। इसको भाग्यशाली कहा गया है, राजयोग वाला कहा गया है। अब अत्यधिक भाग्यशाली, अत्यधिक महाभाग्यशाली स्थिति कब हो जाएगी? जब यहां का भी स्वामी चंद्रमा बैठ जाए यहां, तब। अब देखिए,
ये मूल त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी होने के कारण चंद्रमा बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर देता है। दूसरा योग देखें, चंद्रमा और मंगल ये दोनों एक साथ हो गए, इसको कहते हैं चंद्र मंगल योग, इसलिए अत्यधिक महाभाग्यशाली योग भी बन गया। यदि यहां पर इन तीनों की स्थिति है तो व्यक्ति को निश्चिंत होकर के जीवन जीना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति बहुत धर्मनिष्ठ होगा, क्योंकि बृहस्पति धर्मनिष्ठ बनाता है। चंद्रमा पर अपना नियंत्रण रखेगा। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। आपका मन पाप की तरफ प्रवृत्त नहीं होगा। तीसरा, मंगल यहां लग्न में बुरा हो जाता, लेकिन बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा के साथ मंगल सेना नायक, सेनापति की तरह गुलाम बन करके, नौकर बन करके, सेवक बन करके रहेगा। लिहाजा ये महाराज योग में हम अपने अनुभव को बता रहे हैं आपके साथ में, व्यक्ति कहा जाएगा और उसके पीछे पीछे कर्मचारी चलेंगे, सुरक्षा कर्मी चलेंगे। ये होता है महाभाग्यशाली योग। अब इस स्थिति में चाहे वो सुख का भाव हो, मजबूत होगा, चाहे वो कर्म का भाव हो, मजबूत होगा। अब एक चीज रह गई, लेकिन वो भी मजबूत हो जाएगा। यहां का स्वामी और 8वें घर का स्वामी शनि यदि यहां बैठ जाएं तो और ज्यादा यह फल प्राप्त होगा। नहीं तो जीवन साथी के कारण इस व्यक्ति के जीवन में समस्या आ सकती है। कारण क्या है? शनि 8वें घर मूल त्रिकोणेश होने के नाते बहुत अनिष्ट कर सकते हैं। जीवन साथी के द्वारा इस महाराज योग महाभाग्यशाली व्यक्ति को पत्नी पीड़ित कर सकती है, जीवन साथी पीड़ित कर सकता है। तो अब पीड़ित कब नहीं करेगा? यदि ये तुला राशि में बैठा होगा तो पीड़ित नहीं करेगा। लिहाजा इस व्यक्ति को स्त्री का, जीवन साथी का भी सुख मिल गया, इसलिए यह व्यक्ति महाभाग्यशाली हो गया। अब इसके लिए बाकी चीजें इतना महत्व नहीं रखती, क्योंकि जब महाभाग्यशाली योग बन गया तो इसे कौन टाल सकता है सुख मिलने से? पहले कह चुका हूं कि बृहस्पति अस्त ना हो, मंगल अस्त ना हो, शनि अस्त ना हो, तब यह योग पूर्ण रूपेण फलित हो जाएगा। अब छोटी छोटी समस्याएं कभी जीवन में आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि राजाओं को समस्याएं नहीं आती। एक तो रोगेश होकर के लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति, थोड़ा बहुत रोग इत्यादि, गैस रोग इत्यादि हो सकता है। यहाँ जो जन्म लिया है वो पूरी तरह निरोगी नहीं है और ना ही अमर है, इसलिए यह इतना अच्छा जीवन जीने के बाद किसी न किसी रोग के कारण परेशान तो होगा। मृत्यु का कारण रोग कोई ना कोई होगा, वो बहाना लेकर के आती है। तो यहाँ कोई अमर है नहीं, लिहाजा मृत्यु परेशान करेगी। परंतु पूरे जीवन भर ये ऐश, आराम, सुख, ध्यान, पूजा, उपासना तथा यज्ञ यागादि से युक्त प्रसिद्ध व्यक्ति होगा और महाराजाओं की तरह जी करके नाम उत्पन्न करेगा। क्योंकि शनि का उच्च यहां बैठना सप्तम भाव और चतुर्थ भाव दोनों की स्थिति को मजबूत कर देता है। तो पत्नी के माध्यम से भी इसको राजयोग और लग्न के माध्यम से भी इसको राजयोग इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। तो अब यह व्यक्ति जब भाग्यशाली हो गया, कोई ग्रह अगर अस्त नहीं है तो कोई इसको सुख देने से नहीं रोक सकता। कब बुरा हो सकता है वो आपको हम पहले बता चुके हैं। छठे भाव के कारण
थोड़ा बृहस्पति परेशान करेगा। 8वें भाव के स्वामी होने के कारण शनि रोग इत्यादि देंगे। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये कोई बच नहीं पाया इससे। यदि 12वें भाव के स्वामी का यहाँ प्रभाव हो जाए तो जातक को बहुत सारा व्यय नौकर आदि पर करने के कारण, अपव्यय रोग इत्यादि के ऊपर करने के कारण थोड़ी परेशानियां भी आएंगी। मूल रूपेण हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यदि आप भाग्यशाली हैं तो इसे कोई सुख देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भाग्य का भाग्य पंचम भाव का स्वामी मूल त्रिकोण का स्वामी मूल त्रिकोण के स्वामी के साथ और मूल त्रिकोण स्वामी के साथ बैठा हुआ है। इसलिए इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि पूर्ण सुखी जीवन जिएगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा और किसी तरह की कमी नहीं आएगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अन्य योगों की चर्चा हम आगे पुनः करेंगे। विराम लेते हैं यहाँ। देखते रहिए, समझते रहिए ज्योतिष के तथ्यों को। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।